लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम आपके लिए चारधाम यात्रा 2025 पर वीडियो की एक पूरी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। इस एपिसोड में हम आपको चारधाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यात्रा का शेड्यूल, योजना, यात्रा पंजीकरण, टैक्सी कैसे किराए पर लें, ठहरने की व्यवस्था, मौसम की स्थिति, सावधानियां और सुरक्षा उपाय आदि सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। भारत के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम, पूर्व में ओडिशा का जगन्नाथ और पश्चिम में गुजरात का द्वारका, ये 4 तीर्थ स्थल दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी रेलगाड़ियां, बसें और उड़ानें उपलब्ध होने के बावजूद चार धाम की यात्रा को एक बार में पूरा करना न केवल बेहद महंगा है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाला भी है। संपूर्ण चार धाम की यात्रा पूरी करने में बहुत समय और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे 4 अन्य महत्वपूर्ण धाम हैं, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के बीच एक लोकप्रिय विश्वास यह है कि यदि वे अपने जीवनकाल में मुख्य चारधाम यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं, तो छोटा चारधाम यात्रा का समापन भी उन्हें मुख्य चारधाम यात्रा के समान पुण्य प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह छोटा चारधाम यात्रा इस जीवन में या अगले जीवन में मुख्य चारधाम यात्रा पूरी करने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हो सकती है। समय के साथ उत्तराखंड में छोटा चारधाम यात्रा ने व्यापक लोकप्रियता अर्जित कर ली है और अब इसे मुख्य चारधाम के रूप में जाना जाने लगा है। संसाधनों की उपलब्धता और कम दूरी के कारण उत्तराखंड के इन छोटे चार धामों की यात्रा चारधाम की तुलना में आसान है। चूंकि चार धाम उत्तराखंड के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, जहां मौसम की स्थिति अत्यंत अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण होती है, यह यात्रा कठिन और दुर्गम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में अपनी चार धाम यात्रा की एक उत्तम योजना कैसे बनाएं, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो और रास्ते में आने वाली संभावित चुनौतियों से बचने में मदद मिले। इसके अलावा आपकी यात्रा की प्रक्रिया में बहुत सारे कागजी कार्य शामिल होते हैं, जिन्हें आपको समय समय पर अधिकारियों को दिखाना होता है। इसलिए चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आपके लिए आवश्यक है, जिन्हें हम इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी यात्रा के लिए एक उपयुक्त ट्रैवल एजेंट या परिवहन का साधन चुनना होगा। ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार जैसे प्रमुख स्थलों से कई ट्रैवल एजेंसियां चार धाम टूर पैकेज प्रदान करती हैं, जो आपकी यात्रा को सहज और सुविधाजनक बना सकती हैं। कई एजेंसियां दिल्ली से भी संचालित हो रही हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उत्तराखंड से ही अपना ट्रैवल एजेंट चुनें। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय ड्राइवर पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने में निपुण और अनुभवी होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बाहरी ड्राइवर अपने वाहनों को पहाड़ी सड़कों के हेयरपिन मोड़ पर नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करते हैं। वे अक्सर सड़क अवरोधों का कारण बनते हैं या दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए आप चारधाम पैकेज बुक कर सकते हैं, जिसमें आवास, नाश्ता और रात का खाना शामिल होता है। इस पैकेज की लागत आमतौर पर 25,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच होती है, जो आपके द्वारा चुने गए वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कार किराए पर ले सकते हैं, जिसकी कीमत वाहन के मॉडल और सुविधाओं के आधार पर प्रतिदिन 3,000 रुपए से 7,000 रुपए तक हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कीमतें ट्रैवल एजेंसी और सीजन के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। यदि आप अपनी टैक्सी या यात्रा पैकेज ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो अग्रिम भुगतान करने से पहले ट्रैवल एजेंसी का उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र और जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। ध्यान रखें कि किसी भी भुगतान को उनके व्यक्तिगत नाम पर न करें। अगर आपने कोई यात्रा पैकेज बुक किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट आपकी यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था का ध्यान रखता है।
यदि आप अपनी पसंद की कार किराए पर लेकर चारधाम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपनी यात्रा की योजना को सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से बनाना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। पिछली बार हमने हरिद्वार टैक्सी सर्विस से टैक्सी किराए पर ली थी। उन्होंने एक अनुभवी ड्राइवर के साथ अच्छी सेवा दी। उनका नंबर नीचे विवरण में दिया गया है। चारधाम यात्रा में आमतौर पर लगभग 10 दिन का समय लगता है। पहले दिन की यात्रा हरिद्वार से बड़कोट तक होती है, जो लगभग 192 किलोमीटर की दूरी है, और इसे तय करने में लगभग 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। बड़कोट अधिकांश ट्रैवल एजेंटों की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में होटल और पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे ठहरने के लिए एक सुविधाजनक स्थान बनाता है। दूसरे दिन का यात्रा कार्यक्रम बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए प्रस्थान और यमुनोत्री दर्शन के बाद वापसी बड़कोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। सुबह 4 या 5 बजे जानकी चट्टी के लिए रवाना होना सबसे उपयुक्त रहेगा। यदि रास्ते में ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़े तो आप सुबह 7 से 8 बजे के बीच जानकी चट्टी पहुंच सकते हैं, जिससे आपका दर्शन का समय भी आसानी से व्यवस्थित हो जाएगा। यात्रा को आरामदायक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय प्रबंधन का ध्यान रखें। जानकी चट्टी की सड़कें काफी संकरी और सीमित हैं, जहां से सभी वाहन एक साथ गुजरने की कोशिश करते हैं। यदि सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाए तो उसे खुलने में कई घंटे लग सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा में बाधा आ सकती है और आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जहां तक कोई वाहन नहीं जाता। इस मार्ग को तय करने के लिए आपके पास 4 विकल्प उपलब्ध हैं। आप पैदल ट्रेकिंग कर सकते हैं, घोड़े की सवारी का विकल्प चुन सकते हैं, पिट्ठू या टोकरी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पालकी का सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ एक गुप्त टिप साझा करना चाहूँगा। यदि आप घोड़े, पिट्ठू या पालकी पर जा रहे हैं तो शायद ज्यादा समस्या न हो, लेकिन यदि आप ट्रेक की योजना बना रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप बड़कोट के बजाय जानकी चट्टी में 2 रातों के लिए अपना आवास बुक करें। सुबह जल्दी उठें और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास अपना ट्रेक शुरू करें और शाम से पहले वापस आ जाएं। जल्दी खाना खा लें और जल्दी सो जाएं। इससे आपको अपनी यात्रा की थकान दूर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगली सुबह आराम से उठें और दोपहर का भोजन करने के बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना हो। उत्तरकाशी पहुंचने पर आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद शाम को अपने होटल में चेक इन करें और विश्राम करें। चौथे दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए यात्रा करें। गंगोत्री पहुंचकर दर्शन करने के बाद उत्तरकाशी वापस लौटें। यह यात्रा लगभग 100 किलोमीटर की होगी, जिसमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अपनी यात्रा सुबह 4 बजे शुरू करें, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद मंदिर में अत्यधिक भीड़ हो सकती है। दर्शन और पूजा के बाद उत्तरकाशी लौटें और रात को अपने होटल में ठहरें। 5वें दिन उत्तरकाशी से रामपुर या सीतापुर के लिए प्रस्थान करें। यह दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और इसमें यात्रा का समय 8 से 9 घंटे लग सकता है। चूंकि यह एक लंबी ड्राइव है, इसलिए सुबह 5 बजे निकलें ताकि आप शाम को सूर्यास्त तक रामपुर पहुंच सकें। जल्दी भोजन करें और पर्याप्त विश्राम के लिए जल्दी सो जाएं, ताकि आप अगली सुबह केदारनाथ के लिए समय पर निकल सकें। छठे दिन रामपुर से सोनप्रयाग तक यात्रा करें, जिसमें 4 किलोमीटर की ड्राइव और उसके बाद 21 किलोमीटर का ट्रेक शामिल है, जो आपको केदारनाथ तक ले जाएगा। 7वें दिन सुबह 4 बजे उठकर सोनप्रयाग तक ड्राइव करें। वहां से गौरीकुंड जाने के लिए एक स्थानीय जीप में सवार होना पड़ेगा। 5 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए लगभग 50 रुपए खर्च होंगे। जीप में सवार होने के लिए लंबी कतार लग सकती है। यदि आप जल्दी पहुंचते हैं और किस्मत साथ देती है तो गौरीकुंड तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। देर से पहुंचने की स्थिति में यह यात्रा 3 से 5 घंटे तक भी हो सकती है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है।
यदि आप ट्रैक द्वारा केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं, तो मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण टिप साझा करूंगा जो यात्रा के दौरान बहुत काम आने वाली है। रामपुर या सोनप्रयाग में रात बिताने के बजाय गौरीकुंड में अपना आवास बुक कराएं। इससे आपको 3 लाभ होंगे। पहला, जब आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो शाम हो जाएगी। इससे आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जीप में चढ़ने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों का आवागमन एक तरफा होगा। दूसरा, आप सुबह जल्दी उठकर 5 बजे तक अपनी ट्रैक शुरू कर सकते हैं। इससे आप अंधेरा होने से पहले केदारनाथ पहुंच जाएंगे और उसी दिन अपने दर्शन भी पूरे कर पाएंगे। भूलकर भी दर्शन को अगली सुबह के लिए न टालें, क्योंकि इससे आपको दर्शन करने में घंटों लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दर्शन के बाद अपने कमरे में जाएं और जल्दी भोजन कर सो जाएं। अगली सुबह मंदिर के ठीक पीछे स्थित आदि शंकराचार्य की पवित्र समाधि के दर्शन करें और उसके बाद बाईं ओर लगभग 500 मीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। इसके बाद बिना समय गंवाए नाश्ते के तुरंत बाद गौरीकुंड की ओर वापसी की यात्रा आरंभ करें। शाम तक गौरीकुंड पहुंचने पर सोनप्रयाग जाने के लिए जीप में बैठने से बचें और इसके बजाय गौरीकुंड में रात बिताने का निर्णय लें। यह विकल्प आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और व्यवस्थित बनाएगा। शाम को गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमने सोनप्रयाग जाने की गलती एक बार नहीं बल्कि 2 बार की। 21 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद 4 से 5 घंटे जीप में बैठने के लिए लाइन में खड़े रहना नरक जैसा होता है। जब हम सोनप्रयाग पहुंचे तो हमारा ड्राइवर गहरी नींद में था। उससे संपर्क करना काफी मुश्किल साबित हुआ, लेकिन आखिरकार वह जल्दी से आया और हमें होटल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। हमें उसकी स्थिति के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन अत्यधिक थकावट के कारण हम कुछ और करने में असमर्थ थे। अपनी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए गौरीकुंड में 2 रातों के लिए अपना आवास बुक करें। पहली रात केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले और दूसरी रात केदारनाथ से लौटने के बाद। इसके अलावा एक रात आप केदारनाथ में बिताएंगे। अब मैं तीसरी गुप्त टिप साझा करना चाहूंगा। गौरीकुंड एक छोटी सी जगह है जहां सीमित होटल हैं। दोपहर के बाद पुलिस आपको सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देती जब तक कि आपके पास गौरीकुंड में कमरे की बुकिंग की रसीद न हो। इसीलिए आपको अपना आवास पहले से बुक करना नहीं भूलना चाहिए। कई फर्जी वेबसाइटें गौरीकुंड में होटल और होम स्टे के लिए ऑनलाइन बुकिंग का ऑफर देती हैं। इन धोखेबाज वेबसाइटों से सावधान रहें। हमें यात्राधाम.org नाम की एक प्रामाणिक वेबसाइट मिली। हमने गौरीकुंड और केदारनाथ में ठहरने के लिए बुकिंग कराई। हालांकि इस वेबसाइट पर कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन यह विश्वसनीय है। 8वें दिन सुबह जल्दी उठें, जीप से सोनप्रयाग पहुंचें, ड्राइवर को बुलाएं और बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करें। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए अपने होटल के कमरे में आराम करें, जल्दी खाना खाएं और सो जाएं। 9वें दिन सुबह 3 बजे उठें और सुबह 4 बजे और ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक मंदिर की कतार में पहुंच जाएं। ऐसा करने से आप 2 घंटे में भगवान के दर्शन पूरे कर लेंगे। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो मेरा विश्वास करें, आपको लगभग 3 किलोमीटर लंबी कतार मिलेगी और दर्शन का समय 5 से 6 घंटे या उससे भी ज्यादा लगेगा। कतार प्रबंधन के मामले में बद्रीनाथ सबसे अव्यवस्थित मंदिर है। लोग हर जगह से कतारों में घुस आते हैं। आपको बैरिकेड में एक ही कतार मिलेगी, लेकिन सीढ़ियों में प्रवेश करने पर आपको लगभग 10 से 20 कतारें मिलेंगी और 10 से 12 सीढ़ियों को पार करके मंदिर परिसर में प्रवेश करने में कम से कम 30 से 45 मिनट लगेंगे। इसलिए जैसा कि बताया गया है, अपना दर्शन शीघ्र समाप्त कर लें। 9वें दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी वापसी यात्रा शुरू करें और रात को रुद्रप्रयाग में रुकें। 10वें दिन आपकी 4 धाम यात्रा हरिद्वार में समाप्त होती है। तो अपनी तिथियां तय करें और अपनी यात्रा ऑनलाइन रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। गूगल पर 4 धाम रजिस्ट्रेशन सर्च करें और आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम रजिस्ट्रेशन और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए एक लिंक मिलेगा।
लिंक पर क्लिक करें और आप रजिस्टर लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। टूर ऑपरेटर चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अपनी टूर कंपनी का नाम और अगर आपको पता हो तो उनका जीएसटी नंबर दर्ज करें। कम से कम 6 अक्षरों और संख्याओं वाला पासवर्ड सेट करें। फिर साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप करने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉग इन करें। कैप्चा डालें और साइन इन पर क्लिक करें। आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड में टूर की जानकारी बनाने या प्रबंधित करने और तीर्थयात्रियों या पर्यटकों को जोड़ने या प्रबंधित करने की सुविधा है। ऐड न्यू टूर पर क्लिक करें। आपको यहां अपनी कुछ जानकारी लिखनी है। अपना प्रकार चुनें। डिफ़ॉल्ट रूप से 4 धाम या धार्मिक चुना गया है। यात्रा की अवधि दर्ज करें। चूंकि हमने पहले ही यात्रा कार्यक्रम तैयार कर लिया है, इसलिए हम 12 दिनों की अवधि का दौरा चुनेंगे। मान लीजिए 20 जून से 2 जुलाई तक। फिर आपको एक स्लॉट विंडो मिलेगी, जहां आप अपनी चुनी हुई तारीखों पर उपलब्ध स्लॉट की संख्या देख पाएंगे। इस पेज को चुनें और 4 धाम जाने वाले पर्यटकों की संख्या दर्ज करें। धाम के लिए यात्रा का साधन चुनें। चूंकि हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं, इसलिए सड़क मार्ग चुनें। अब गंतव्य का चयन करने का समय है। यमुनोत्री चुनें। अपने यात्रा कार्यक्रम पर वापस जाएं और वह तारीख चुनें जिस दिन आप यमुनोत्री के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। संभावित तिथि 21 जून है। अब वेब पेज पर जाएं और तारीख चुनें। फिर गंगोत्री चुनें। फिर से यात्रा कार्यक्रम पर वापस जाएं और देखें कि आप किस तारीख को गंगोत्री के लिए रवाना हो रहे हैं। यह 23 जून है। अब वेब पेज पर वापस जाएं और 23 जून का चयन करें। फिर केदारनाथ जोड़ें। यात्रा कार्यक्रम पर वापस जाएं और देखें कि आप किस तारीख को केदारनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह 25 तारीख है। वेब पेज पर वापस जाएं और तारीख 25 जून चुनें। अब हमारे 4 धामों में से अंतिम गंतव्य बद्रीनाथ को जोड़ें। यात्रा कार्यक्रम में फिर से जाएं और देखें कि आप बद्रीनाथ के दर्शन किस दिन कर रहे हैं। यह 27 तारीख है, इसलिए 27 जून चुनें और सेव पर क्लिक करें। यात्रा सफलतापूर्वक बन गई। ओके पर क्लिक करें और आपको तीर्थयात्री या पर्यटक के पंजीकरण पर ले जाया जाएगा। पूरा नाम और आयु दर्ज करें। जेंडर विकल्प पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। अपना आधार कार्ड डालें। यह अनिवार्य नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं उसे चुनें। अब अपना पता टाइप करें। नीचे दी गई विंडो में पूरा पता टाइप करें। आप जिस शहर में रहते हैं उसे टाइप करें, जिला, और वहां से अपना राज्य चुनें। आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करें। उसका मोबाइल नंबर टाइप करें और उस व्यक्ति के साथ संबंध चुनें। अगर आप डॉक्टर हैं तो बॉक्स पर चेक करें कि मैं डॉक्टर हूं। यात्रा का तरीका दर्ज करें, यानी टैक्सी या मैक्सी।
अगर आपको पता हो तो ड्राइवर का नाम और वाहन नंबर दर्ज करें। पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करें और जो पहचान पत्र आप अपलोड करने जा रहे हैं उसे चुनें। हमने आधार कार्ड चुना है। पंजीकरण समाप्त करने के लिए फिनिश पर क्लिक करें। एक बार तीर्थयात्रियों को सफलतापूर्वक जोड़ दिए जाने के बाद आपको सूची में मौजूद तीर्थयात्रियों की सूची दिखाई देगी। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए PDF डाउनलोड पर क्लिक करें। यहां से डाउनलोड करके अपनी यात्रा के दौरान यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें। आप प्रिंट आउट लेकर हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद चौथा चरण आवास बुक करना है। अगर आप अपना आवास पहले से बुक कर लें तो यह सुविधाजनक रहेगा। ऐसा तभी करें जब आप अपनी तिथियों के बारे में निश्चित हों। सही जगह और सही संपत्ति पर आवास बुक करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए मेरी आखिरी गुप्त सलाह होगी। आवास बुक करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस है। वे सबसे अच्छे हैं। आपके 4 धाम के सभी स्थानों पर उनके गेस्ट हाउस हैं। यात्राधाम.org एक और वेबसाइट है जहां आप प्रमुख स्थानों पर गेस्ट हाउस और होटल बुक करने के लिए जांच कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको पहले से आवास नहीं मिलता है तो निराश न हो। आपको मौके पर पहुंचने पर बहुत सारे विकल्प मिल सकते हैं। पहले से बुकिंग करने का एकमात्र लाभ यह है कि आपको गंतव्य पर पहुंचने पर होटल की तलाश नहीं करनी पड़ती। आप बस अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा की आपकी योजना में अगला महत्वपूर्ण कदम यात्रा ट्रिप कार्ड पंजीकरण है। यात्रा ट्रिप कार्ड पंजीकरण एक और महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई है जो आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। आपको नियमित चेक पॉइंट पर अधिकारियों को दिखाना होगा। इसके अभाव में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। यह काम आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले करना होगा, जब ट्रैवल एजेंसी द्वारा आपको ड्राइवर नियुक्त किया जाता है। ड्राइवर से निम्नलिखित विवरण लें और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। गूगल पर यात्रा ट्रिप कार्ड खोजें। आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा शीर्ष पर एक लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें और आपको यात्रा ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक पेज पर निर्देशित किया जाएगा। यदि आप टैक्सी से जा रहे हैं तो दाईं ओर कमर्शियल व्हीकल चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब टैक्सी का ग्रीन कार्ड नंबर डालें। अपने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस डालें। उसकी जन्मतिथि डालें। कैप्चा दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आप एक पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपनी ग्रुप आईडी को टैक्सी ड्राइवर के साथ लिंक करना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा। अब अगला कदम यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची बनाना है। वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम और लिंक को एक सफेद कागज पर लिखें और उसे ड्राइवर को सौंप दें। जब भी अधिकारियों से इसकी मांग की जाएगी, वह इसे अपने ग्रीन कार्ड के साथ दिखाएगा। 4 धाम यात्रा की योजना बनाने में अंतिम महत्वपूर्ण कदम है अपने बैकपैक की चेकलिस्ट बनाना। यह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में मौसम बर्फबारी, बारिश, हवा और तेज धूप के साथ बहुत अप्रत्याशित होता है, इसलिए आपको उचित कपड़े और अन्य सामान साथ रखना चाहिए। अपने बैग की चेकलिस्ट में निम्नलिखित चीजें शामिल करने का प्रयास करें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गर्म कपड़े। अपने थर्मल्स, सर्दियों के जैकेट जो -10 डिग्री तापमान तक सहन कर सकते हैं, बर्फ और वाटरप्रूफ दस्ताने, थर्मल मोजे, ऊनी टोपी और हुडी आदि साथ रखें।
एड़ियों तक फिट होने वाले ट्रेकिंग शूज पहनें। ट्रेक के दौरान अपना छोटा 40 लीटर का बैकपैक साथ रखें। टॉर्च लाइट, रेनकोट, छाता, धूप का चश्मा, टोपी या केप, ऊनी मोजे, घुटने और टखने के बैंड। सर्दी, खांसी, मोशन सिकनेस, मतली, सिर दर्द, बुखार आदि की दवाइयां रखें। यूवी किरणों से बचाने के लिए स्किन लोशन, कोल्ड क्रीम, लिप बाम और वैसलीन। त्वचा को ठंड से बचाने के लिए एक नेल कटर, एक शेविंग किट, पावर बैंक और चार्जर, चॉकलेट और सूखे मेवे। पानी को गर्म रखने के लिए एक थर्मल फ्लास्क और ग्लूकोन डी का एक पैकेट साथ रखना मत भूलना। इसी के साथ हम इस एपिसोड का समापन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।